और फिर मैंने बाद में ये भी देखा, अपने माइंड को देखना कोई मुश्किल काम नहीं है, लेकिन देख क्यों नहीं पाते? क्योंकि ना देख करके जो थॉट चल रहा है उसको चलने देना ज्यादा आसान है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ज़ेन योगा चैलेंज 2022 2022 चल रहा है इस समय, और हम लोग पहुंच चुके हैं चैप्टर 2 में, जिसमें हम उस माइंड के बारे में स्टडी कर रहे हैं जो मेडिटेट कर पाएगा। नॉर्मल माइंड ऐसा नहीं है। और इसमें हमने शुरुआत ऐसे की है कि जिस टेक्नोलॉजी ने हमारा ब्रेन बनाया है वो कहीं ज़्यादा सुपीरियर है उस टेक्नोलॉजी से जो आदमी बनाता है। हम बनाते हैं कंप्यूटर्स, हम बनाते हैं सॉफ्टवेयर्स, और अभी तक सिगरेट और शराब काफ़ी नहीं था कि अब उन्होंने एडिक्टिव ऐप्स बनाना शुरू कर दिया है। और बड़ा खुश होते हैं हम लोग इस चीज़ को सोच सोच के। और हम ही इंसानों ने पैसा बनाया है जो अपने आप में खुद ही एडिक्टिव है। पता है आपको, मनी इज़ वन ऑफ द मोस्ट एडिक्टिव थिंग इन द वर्ल्ड। तो वी शुड नॉट बी सो प्राउड। हमको एक ऐसे ब्रेन को तैयार कर पाना है जो मेडिटेट कर सके। और उसी में हम लोग पढ़ रहे हैं कि ड्रिफ्ट जो हमारा माइंड करता है वो क्या कन्वे करता है। अगर ये आप समझना शुरू कर देंगे तो ये बहुत बड़ी प्रोग्रेस है। मेडिटेशन होने से बहुत पहले आपका माइंड इस लायक बनना चाहिए कि वो पकड़ सके कि वो जो भी थॉट्स महसूस कर रहा है, जो भी थॉट्स उसके मन में चल रहे हैं, वो हैं क्या। नॉर्मली हमारे मन में जो भी थॉट्स चलते हैं वो ऐसा लगता है जैसे हमारे घर की खेती है। जैसे हमारे बच्चे होते हैं तो बच्चा कितना भी खराब हो, कितना भी बेवकूफ़ हो, अच्छा ही लगता है। ऐसे हमारे अपने थॉट्स हमको अपने लगते हैं, सच्चे लगते हैं, काम के लगते हैं, और उसको हम बार बार बजाते रहते हैं। पता है, हम अपने थॉट्स को अपने मन में बजाते हैं। जब थॉट्स रिपीट होते हैं मन में, दे आर लाइक म्यूजिक। आज के 3 क्वेश्चंस हैं। उसके पहले एक क्वेश्चन एक भाई साहब ने पूछा है, वो मैं कवर कर दूं। अगर कोई जबरदस्ती हमसे पूजा कराए तो हम क्या करें? अगर आपसे कोई जबरदस्ती पूजा कराए तो आप क्या करेंगे? गौरी बोल रही है कर लेंगे। वैभव? पूजा मतलब जैसे कि भजन भजन कीर्तन, अगरबत्ती जलाना, हनुमान चालीसा पढ़ना, मंदिर जाना, उसको एज ए मेडिटेशन देख सकते हैं हम लोग। मतलब आपके हिसाब से ये ना सोचें कि पूजा पाठ करने से कोई बहुत बड़ा फायदा होने वाला है, ये ना सोचें। लेकिन अगर कोई आदमी ये ना सोचे तो पूजा करेगा ही क्यों? क्योंकि इतनी मेहनत है, जाकर अगरबत्ती लेकर आओ, खरीद के लाओ, पैसा खर्च करो। देशी घी जो खाने पे नहीं मिलता है, 600 रुपये किलो है, पता है आपको? उसका दिया जलाओ। तांबे का गिलास नहीं मिलता हम लोग पानी पीने के लिए, और लोग चांदी के बर्तन में भगवान को भोग लगाते हैं। बट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, अगर कोई जबरदस्ती पूजा कराए तो क्या करें? इसका एक छोटा सा आंसर ये है, अपने आप से पहले पूछें रियल पूजा क्या होती है। जो आदमी रियल पूजा करना शुरू कर देगा ना, उसको फिर कोई जबरदस्ती पूजा नहीं करा पाएगा। व्हाट इज रियल पूजा? एनीवेज, सबसे पहला आज का क्वेश्चन, व्हाई आर वी सो फार अवे फ्रॉम बीइंग इन स्पिरिचुअल एज? ऐसा क्यों है? एक ज़माने में हम सब थे स्टोन एज पे, मतलब हम लोग नहीं थे दुनिया में, केवल स्टोन टाइप का था, हम सब आदिवासी थे। एक टाइम पर आइस एज चल रहा था। अब ह्यूमंस की सिविलाइजेशन है, हम इसको कह सकते हैं टेक्नो सिविलाइजेशन, जहाँ पर हर किसी के पास, याद किया जाएगा एक टाइम पर हर किसी के पास एक मोबाइल हुआ करता था। आदमी की जब फोटो बनाई जाएगी ना आज के एज की, तो उसके हाथ में होगा मोबाइल। लेकिन हर कोई आज मेडिटेट नहीं करता। लाख में से, शायद करोड़ में से, या शायद 10 करोड़ में एक भी गौतम बुद्ध जैसा हो, एनलाइटेंड, काम, बहुत रेयर है। ऐसा क्यों? क्यों ऐसा नहीं है कि हम लोग एक स्पिरिचुअल एज में जी रहे हैं? क्यों हर कोई जैसे आज मोबाइल देखता है, ऐसे ही काम, कंपोज्ड, मेडिटेटिव क्यों नहीं है? हम उस स्पिरिचुअल एज में क्यों नहीं है जहां पर हर कोई या तो एनलाइटेंड है या तो एनलाइटेंड होने वाला है? क्यों ऐसा, वो एज क्यों नहीं आ गया? कोई थॉट? लेकिन आपको लगता है ऐसा एज आना चाहिए या आ सकता है?
कई हज़ार साल पहले या कई लाख साल पहले हम सब होमोसेपियंस थे। आज हम लोग ऐसे लोग हैं जो कपड़े पहनते हैं। पहले लोग पत्थर पे लिखा करते थे, पत्थर पे खुदाई कर करके लिखा करते थे, अब किताबें छपती हैं। तो ज़नोगा कहती है कि ऐसा टाइम आएगा फ्यूचर में कि जैसे जैसे धीरे धीरे आदमी का थिंकिंग ब्रेन बढ़ता जाएगा। और हमने अभी रिसेंटली पढ़ा कि हमारा माइंड जो ड्रिफ्ट करता है उसकी वजह से हम सब एनिमलिस्टिक हैं। हम कोई चीज़ शुरू करते हैं फिर कुछ और चीज़ सोचने लगते हैं। ये ड्रिफ्टिंग क्वालिटी है जिसकी वजह से हम दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं। लेकिन जब आप ऑब्जर्व करना शुरू करते हैं, ड्रिफ्ट वॉचिंग करना शुरू करते हैं, तब आपका एक अलग पोर्शन है माइंड का जो डेवलप होता है। वही माइंड का पोर्शन है जो मेडिटेट कर पाता है। लेकिन ऐसा क्यों नहीं हो पाया कि पूरी दुनिया एनलाइटेंड हो चुकी या होने वाली है? ऐसा क्यों नहीं हो पाया? इसके कुछ रीजंस हैं। उस रीजंस को समझ लेंगे तो कम से कम हम लोग काम कर सकते हैं उस रीजन के ऊपर। जो भी स्पिरिचुअल बुक्स हम पढ़ते हैं, जब तक वो टीचर समझाते हैं तब तक तो समझ में आता है, लेकिन जब वो चले जाते हैं तो ये चीज़ हमको समझ में नहीं आती। हमारे सेल्फ कॉन्शियसनेस का मैकेनिक्स कैसा है? जैसे मैंने अभी ज़नोगा एडवांस में आपसे बात की, कुछ लोगों के माइंड में तो नेगेटिविटी घुसती नहीं है, कुछ लोगों की घुस जाती है। तो ये जो मैंने आपको समझाया वो था मैकेनिक्स ऑफ सेल्फ कॉन्शियसनेस। जैसे पानी है तो पानी को गर्म करने का तरीका हम जानते हैं, बर्तन में डालते हैं फिर गर्म करते हैं। पानी से ही ट्रेन चलाई जाती है, मालूम है आपको? ट्रेन अब तो नहीं चलाते, अब तो बिजली बहुत एडवांस्ड हो गई। एक तरह स्टीम इंजन एक ज़माने का वन ऑफ द मोस्ट टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड चीज़ थी। उसी के लिए कोयला यूज़ करके लोग ट्रेन चलाते थे और बड़ी बड़ी लोहे की ट्रेन चलती थी, अब बिजली से चलती हैं। वो मैकेनिक्स ऑफ वाटर समझ सकते हैं आप, मैकेनिक्स ऑफ बिजली। अगर किसी चीज़ की मैकेनिक्स, उसका मूवमेंट, उसका कंट्रोल, उसका इन्फ्लुएंस, वो किस चीज़ से इन्फ्लुएंस होती है, वो कैसे दूसरे के ऊपर इन्फ्लुएंस करती है, ये सब चीज़ें जब आपको समझ में आना शुरू होती हैं तब आप उसके मालिक बनते हैं। तो अब तक जितनी भी किताबें हम लोगों ने पढ़ी हैं उसने हमको बहुत सिंपल तरीके से प्रैक्टिकल चीज़ें नहीं बताई अबाउट मैकेनिक्स ऑफ सेल्फ कॉन्शियसनेस। जो भी रमन जैसे लोग हैं या कृष्णमूर्ति जैसे लोगों ने किताब लिखी है, उन्होंने यही कोशिश की है हमको सिखा सकें मैकेनिक्स ऑफ सेल्फ कॉन्शियसनेस। जब आप कृष्णमूर्ति को पढ़ते हैं, जब वो गुडनेस की बात करते हैं, तो वो हमारे ही माइंड के मैकेनिक्स की बात कर रहे हैं। जब मैं आपसे कहता हूँ एक नेगेटिव थॉट आया लेकिन पकड़ में नहीं आया, नेगेटिव थॉट क्या आया कि पापा ये हमेशा मुझे परेशान करता रहता है, ये एक सेल्फ कॉन्शियसनेस का मैकेनिक्स है। जैसे आप वीडियो की एडिटिंग करते हैं तो आप पहली बार सीखे कि इसको कट कर सकते हैं। मुझे नहीं मालूम था ये चीज़ शुरू में कि वीडियोस कट भी हो सकते हैं, लेकिन जब पहली बार आपको समझ में आता है कि अच्छा मेरा सेल्फ कॉन्शियसनेस ऐसे बिहेव करता है, तब कंट्रोल आपके हाथ में आता है। तो आज तक क्यों पूरी दुनिया में एनलाइटन लोग नहीं है? बिकॉज सिंपल भाषा में स्कूल्स में जैसे मैथ्स, इंग्लिश सिखाया गया है, ऐसे सेल्फ कॉन्शियसनेस की मैकेनिक्स, उसकी वर्किंग किसी ने सिखाया नहीं है। अगर मेरा बस चले तो दुनिया के सारे स्कूलों में जितना जल्दी से जल्दी हो सकता है बच्चों को सेल्फ कॉन्शियसनेस की मैकेनिक्स सिखाना शुरू कर दूं मैं। और दूसरी चीज़, हम में से ज़्यादातर लोगों को अभी तक भरोसा ही नहीं है कि कॉस्मिक कॉन्शियसनेस नाम की कोई चीज़ है। और अगर हम सेल्फ कॉन्शियसनेस के ऊपर काम करें स्टेप बाय स्टेप, तो हम कॉस्मिक कॉन्शियसनेस के पहले स्टेप पे पहुंच सकते हैं। फिर से रिपीट करूं, एक है सेल्फ कॉन्शियसनेस जो हमारे पास है, और एक है कॉस्मिक कॉन्शियसनेस जो रमन महर्षि जैसे लोगों के पास था। और अगर हम स्टेप बाय स्टेप काम करें तो हम उस कॉस्मिक कॉन्शियसनेस के फर्स्ट स्टेप पर पहुंच सकते हैं। उसको बोलते हैं क्रिटिकल सर्टेन स्टेज। वहां तक पहुंचा जा सकता है। इस चीज का सिंपल और ग्रेजुअल स्टेप किसी ने बताया नहीं है, और अभी भी लोग इसको पढ़ते नहीं है। ज़्यादातर लोग जो रिलीजन को फॉलो करते हैं वो खुद ये मान के बैठे हैं कि कोई एक गुरु है, कोई एक किताब है और वो कभी काम करेगी, अभी नहीं, कभी और काम करेगी। इसीलिए पूरी दुनिया में अभी तक लोग एनलाइटेंड नहीं हुए हैं। इसीलिए लोग एक दूसरे को मजबूर करते हैं पूजा पाठ करने के लिए, इररिस्पेक्टिव कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उससे कोई फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये चीज़ आप अपने आप से पूछिएगा कि दुनिया में कब एनलाइटमेंट होगा? दुनिया में नहीं होगा, हमारे अंदर होगा। हमारे अंदर कब होगा? जब हमारा सेल्फ कॉन्शियसनेस का मैकेनिक्स हमको समझ में आएगा। जैसे आप वीडियो गेम खेलते हैं,
बाइक चलाते हैं, साइकिल चलाते हैं, कार चलाते हैं, तो उसकी मैकेनिक समझ में आती है ना। जब तक आपको अपने सेल्फ कॉन्शियसनेस का मैकेनिक समझ में नहीं आएगा, एक थॉट आया खड़ाक करके, वो थॉट अगर आपको समझ में नहीं आया, क्या मतलब है समझने का? थॉट समझ में नहीं आया मतलब हमको तो थॉट समझ में आते हैं सबको। जैसे अगर मैं गुस्सा हूँ और मुझे दिख जाए उस टाइम कि मैं गुस्सा हूँ, अगर मुझे गुस्सा आया है और मुझे दिख जाए गुस्सा आया है, तो गुस्सा रोक दूंगी, तो उसमें बहुत बड़ा काम क्या हो जाएगा? गुस्सा रोक दिया। ठीक है, बहुत से लोग गुस्सा रोकते हैं, तो गुस्सा रोकने से क्या फ़ायदा हो जाएगा? क्वेश्चन ये है कि अगर सेल्फ कॉन्शियसनेस का मैकेनिक समझ में आ भी गया तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा? ये सवाल ऐसा ही है जैसे मोटरसाइकिल चालू करना आ भी गया, मोटरसाइकिल चालू किया कभी आपने? अब तो सेल्फ स्टार्ट होता है, पहले किक मारना पड़ता था, तो क्या हो जाएगा? बाइक चलाएंगे। हाँ, बाइक चलाएंगे। जब सेल्फ कॉन्शियसनेस का मैकेनिक समझ में आ जाएगा तो आप बाइक चलाएंगी, तब सचमुच में आप अपने सेल्फ को हिला पाएंगी। वो सेल्फ जो इस समय कहाँ पर फंसा हुआ है? आपका सेल्फ कहाँ फंसा है? सिंपल कॉन्शियसनेस में। बॉडी के साथ फंसा है, सिंपल कॉन्शियसनेस फंसा है। आप अपने आप को बॉडी मानती हैं। यही डिसलॉज करना, इसको अलग हटा करके कहाँ पहुँचाना है? धारणा, ध्यान, समाधि, कॉस्मिक कॉन्शियसनेस पर पहुँचाना है। ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब आपको अपने सेल्फ कॉन्शियसनेस की मैकेनिक समझ में आएगी। जब तक आपके माइंड में गुस्सा आया, आपने उस गुस्से को देखा, उसको रोका, खाली इतना ही किया, तो आपको बहुत फायदा नहीं होगा। ये ऐसे ही जैसे आपने गाड़ी बचपन में हम लोग करते थे, पापा लोग से चाबी लेते थे, गाड़ी चालू कर देते थे और एसी चलाते थे। एसी तो खैर उस समय नहीं थी, टेप रिकॉर्डर चलाते थे गांव में, फिर आकर पापा लोगों से मार खाते थे कि तुम टेप चला रहे हो, पेट्रोल जला जला के गाना सुन रहे हो तुम लोग। तो ऐसे ही होता है कि हम अपना कंट्रोल कर रहे हैं, गुस्सा कंट्रोल कर रहे हैं, गुस्सा कंट्रोल कर रहे हैं, कंट्रोल तो कर लिया लेकिन अंदर से पेट दर्द हो रहा है। खाली गुस्सा कंट्रोल करना, एंगर कंट्रोल करना, कंपटीशन नहीं करना, खाली इतने से काम नहीं बढ़ेगा। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ये जो सेल्फ कॉन्शियसनेस है उसको यहां से डिसलॉज करके कहां ले जाना है? कॉस्मिक कॉन्शियसनेस में। मालूम पड़ा आपने सेल्फ को यहां से डिसलॉज कर लिया, अब कहां ले जाओ भैया? लोग करते भी हैं, बड़े पढ़े लिखे लोग हो जाते हैं, फिलोसोफर्स हो जाते हैं। सेल्फ को देख लिया, हटा लिया, उसके बाद सेल्फ कहां गया? ईगो में। हम जानकार हैं भाई, हम फिलोसोफर हैं। आज जो दुनिया परेशान है उन्हीं लोगों की वजह से परेशान है। उनका अब सेल्फ खाली बॉडी में नहीं फंसा है, अब वो प्रेसिडेंट हो चुके, वो अपने देश के लिए लाखों लोगों को मारने को तैयार है। तो उनका सेल्फ प्रोजेक्ट होकर के और बड़े बड़े गुब्बारे बनाता है। जब आप एक देश को बचाने की कोशिश करें तो क्या है? एक सेल्फ कॉन्शियसनेस ही है जो आपने देश के ऊपर अपना सेल्फ डाल दिया। मैं देश के लिए अपनी जान ले लूंगा और देश के लिए किसी और की जान ले लूंगा। तो वो आप अपनी सेल्फ को वहां से डिसलॉज कर देते हैं, लेकिन आपको अभी मिला नहीं कहाँ लॉज करना है, कहाँ पर उसको समाधि करनी है, आइडेंटिफाई करना है, रियल सेल्फ में कहाँ आइडेंटिफाई। इसलिए तो कृष्ण अर्जुन से कहते हैं देश वेश की लड़ाई मत करना, प्रॉपर्टी की लड़ाई मत करना। किसकी लड़ाई करना? डिवाइन फ्रैगमेंट खुद को जानने के लिए, आत्मन को जानने के लिए। ये बड़ी अजीब लगेगी बात कि आत्मन को जानने के लिए लड़ाई क्यों करना? वो कर्म की बात कर रहे थे। वो देख रहे थे अर्जुन बहुत दुखी है और उसका दुख उसका सेल्फ कॉन्शियसनेस है। उसका ऑब्जेक्ट ऑफ कॉन्शियसनेस क्या है? उसके चाचा ताऊ वगैरह वगैरह। उसको चाहिए थी प्रॉपर्टी, चाहिए था प्रॉपर्टी, लेकिन लड़ाई नहीं करना था। क्यों? क्योंकि उसको उनसे बहुत अटैचमेंट था। तो जिस चीज़ के साथ हमारा बहुत स्ट्रांग अटैचमेंट होता है वही हमारा सेल्फ कॉन्शियसनेस होता है। उससे डिसलॉज करना होगा। अब दूसरा क्वेश्चन, इतनी सब ज्ञान की बातें सुनने के बाद भी, पढ़ने के बाद भी, गीता वगैरह बाइबल वगैरह पढ़ने के बाद भी हम स्पिरिचुअल एज से इतना दूर क्यों हैं? अभी आप मेरी बात सुन लेंगे, फिर भी आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्यों? देखिए, ध्यान रखिएगा, हर रोज़ अगर आप स्पिरिचुअली आगे नहीं बढ़ रहे, खाली मटेरियली आगे बढ़ रहे, तो फिर एक टांग आपकी बड़ी होती जा रही है, एक टांग छोटी रह जाएगी, तो आप लंगड़े ही बड़े होंगे। जो आदमी पैसे कमा लेते हैं वो लंगड़े ही रहते हैं। लंगड़े ही है यार, वो उनका डर खत्म नहीं होता, उनकी मौत के ऊपर विजय नहीं होती। एक कदम आप मटेरियल पे चलिए पैसे कमाने के लिए, तो एक कदम साथ ही साथ स्पिरिचुअलिटी का भी चलिए। इसका आंसर है डिफिकल्ट टू ब्रेक इनर्शिया। जो हमारी सेल्फ कॉन्शियसनेस है वो कई करोड़ जन्मों की है, हमारे अंदर में ऐसे फंसी है जैसे कोई जमीन के अंदर में पेड़ रूट्स पकड़ लेती। इनर्शिया जानते हैं क्या होता है? इनर्शिया फिजिक्स में एक चीज होती है,
जैसे अभी हम फैन को चलाएंगे और ऑफ कर देंगे तो जो फैन चलता रहता है वो इनर्शिया रहता है। हाँ, कोई भी चीज़ जिस कंडीशन में है उसी कंडीशन में रहेगी, इसको बोलते हैं इनर्शिया। अगर इस समय फैन बंद है तो फैन बंद ही रहेगा। चालू कब होगा? जब इसके ऊपर धक्का मारेंगे आप। पंखा तो छोटी मोटी चीज़ है, मान लीजिए यहाँ पर इस पंखे की जगह 500 किलो का कोई ट्रक होता, उसको आप धक्का नहीं मार पाते। उसको धक्का मारने के लिए आपको इंजन चालू करना पड़ता, फोर्स लगाना पड़ता। तो इस समय जो हमारी बॉडी है, जो नॉर्मली एंजॉय करती है खाने को, फिल्म्स को, मौज मस्ती को, वो इनर्शिया में है। अगर आप एनलाइटन नहीं हो पा रहे हैं इसलिए क्योंकि वो इनर्शिया है, और इनर्शिया को तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स चाहिए होता है। और इनर्शिया किस चीज़ का है? आपने अपने आप को बचपन से जो थॉट दिया है वो इतनी बार रिपीट किया है कि वो खाली थॉट नहीं है, वो एक मोटी रस्सी बन गई है ब्रेन की। जब वो थॉट दोबारा रिपीट होता है, अरे बड़े पापा आप जानते नहीं है ना, हमेशा परेशान करता है लड़का मुझे, वो जब थॉट चलता है तो वो बिजली का ऐसा झटका देता है हमारे अंदर में कि आप उस थॉट के अगेंस्ट काम ही नहीं कर सकते। इसलिए तो गुस्से आते हैं। गुस्सा आने के लिए पूरी बॉडी के मसल्स को टाइट होना होता है, इतनी बिजली दौड़नी होती है कि देखिए इस हाथ में बिजली दौड़ रही है, तभी तो ये मसल्स ऐसे टाइट हैं। सांस लेना पड़ता है जोर जोर से, ट्रेन चलती है पूरी की पूरी बॉडी में, हार्ट बीट बढ़ जाती है, आंखें एकदम पूरा पसीना पसीना लाल लाल हो जाते हैं। वो इनर्शिया है, वो प्रैक्टिस किया गया कई सालों से, कई जन्मों से इनफैक्ट। उसके अगेंस्ट में अपने आप को ब्रेक करना, इस इनर्शिया को तोड़ना, ये बहुत मुश्किल काम है और हम सोचते हैं ये आसान है। अगर केवल आधे घंटे 1 घंटे क्लास सुन लिया तो काम डन, और इससे कुछ ज़्यादा करना है, टन 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 अगरबत्ती, बस काम खत्म। अभी पहाड़ों में गए थे तो ऊपर चढ़ना पड़ता था तो सांस फूलती थी। तो जब आप अपने एक नेगेटिव थॉट के अगेंस्ट में, अपने सेल्फ कॉन्शियसनेस के अगेंस्ट में कुछ ट्राई करते हैं तो वह ऐसा ही फील होगा, थक जाएंगे। आप बैठेंगे, आपका मन कहेगा नहीं नहीं क्या गुस्सा, गुस्सा कंट्रोल करो, गुस्सा कंट्रोल करो। मैं गुस्सा कंट्रोल करूं तो वो बदतमीजी क्यों करेगा? मैं क्यों कंट्रोल करूं? जब तक मैं गुस्सा नहीं करूंगी तब तक सुधरेगा नहीं वो। ये थॉट, एक तरफ आप उसको देखना भी चाहते हैं और एक तरफ ये थॉट आ भी रहा है। उसको देखने में आपको सांस फूलेगी, मतलब आपको एफर्ट लगेगा। इसलिए मैं तो क्या करता था शुरू शुरू में, जो बहुत प्रीडोमिनेंट थॉट होते थे, बहुत ज़्यादा आते थे एंगर वाले थॉट्स, उनको मैं बड़ी अच्छी खूबसूरत हैंडराइटिंग में लिखता था। आई हेट दिस मैन इज गोइंग टू किल मी। जो भी मुझे बहुत इंटेंस थॉट्स आते थे, उनको देखने के लिए आई यूज्ड टू मेक देम फिजिकल। ऐसे देख नहीं सकता था थॉट्स, और उस समय मेरे पास कैमरा नहीं होता था, तो मैं लिख लेता था उस थॉट्स को। वो मेरी ड्रिफ्ट डायरी हुआ करती थी। और फिर उस समय नहीं देख पाता था, बाद में जब मैं देखता था तो हंसता था। मैं अपने थॉट्स को देखकर ऐसे ही हंसता था जैसे मैं अपने बचपन के लेटर्स को देख करके हंसता था। वो हंसी अपने आप का मजाक नहीं उड़ाना है, वो देखना है कि इसमें कितना बचकानापन है। वो हंसी ये बताती है कि हम अब देख पा रहे हैं। नहीं मतलब ऐसे ही लगता है कि क्या बच्चों वाली हरकत कर रहे थे। नहीं, मैं तो जब अपने थॉट्स को देखता हूँ ना, तो मुझे ये नहीं लगता कि ये बच्चों वाला हरकत है। मुझे लगता है अच्छा इस तरह से सेल्फ बिहेव करता है, सेल्फ कॉन्शियसनेस ऐसे ही बिहेव करता है। जैसे कैमरा है, हमने वो लिया था फूजी फिल्म का कैमरा, कौन सा मॉडल? A7। दोस्तों XA7 मॉडल मत लीजिएगा आप। मैंने ले लिया और वो 10 मिनट से ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं करता, गर्म होके बंद हो जाता है। तो अब मुझे मालूम पड़ गया कि XA7 फूजी फिल्म का ऐसे ही बिहेव करता है। उसके ऊपर मुझे हंसी नहीं आती है, तरस आती है। तो ऐसे ही जब मेरा माइंड किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में गुस्सा करता है तो मुझे उसके ऊपर तरस भी नहीं आती, मुझे अम्यूजमेंट होता है, क्योंकि XA7 फूजी फिल्म तो मेरे बाहर है, उसको तो मैंने साइड में करके रख दिया, अब वो मुझे परेशान नहीं करता। लेकिन ये मेरा माइंड, मेरा सेल्फ कॉन्शियसनेस कहाँ है? अंदर। मेरे ब्रेन के अंदर घुसा हुआ है, इम्प्लांटेड है, उसको तो ऑपरेट करके निकालना पड़ेगा। आपने जो अपनी सेल्फ कॉन्शियसनेस मजबूत की है, अपना ईगो मजबूत किया है, उसके लिए कई सालों की प्रैक्टिस लगी है। इसलिए मैं कहता हूँ कोई आदमी अगर गुस्से वाला है, बदतमीज़ है,
उससे आप जीतने की कोशिश मत करिए, उसके पास कई सालों का प्रैक्टिस है। अगर आप किसी और इंसान से जीतना चाहते हैं तो सबसे पहले आप अपने आप से जीतिए। आपको क्या करना होगा, कुछ नई चीज़ें प्रैक्टिस करनी होगी और उसको भी कई दिनों तक प्रैक्टिस करनी होगी। मुझे पता नहीं मैं आपको कैसे दिखाऊं, मैं नहीं दिखा सकता आपको। हमारे जो पुराने पैटर्न्स हैं, मतलब पुराने धरडे जिस तरह से हम पहले काम करते थे ईगो वाले, वो रिपीट होकर के बार बार आएंगे और ख़ासतौर से उस समय आएंगे जिस समय हम सबसे ज़्यादा वल्नरेबल होंगे। जिस समय आप बहुत परेशान थे तो आपके मुंह से गाली निकल गई, या गाली मान लीजिए नहीं निकली बट अंदर से एक बिहेवियर निकला, बहुत स्वादिष्ट खाना रखा है आपके सामने, तो एनिमल निकलेगा, बोलेगा हाँ पता नहीं दोबारा खाना मिलेगा नहीं खाना मिलेगा, चलो खा लेते हैं। तो हमारी बॉडी प्रेफर करती है ओल्ड पैटर्न्स ऑफ थॉट्स में घूमने के लिए। ये जेल है, ये सेल्फ कॉन्शियसनेस का जेल है। जब मैंने पहली बार जिनोगा पढ़ा तब मुझे समझ में आया कि जैसे आपने कभी देखा है कोई रिपीटेटिव चीज़ देखी हो, आपने कोई पैटर्न देखा है कहीं? जी बाबा बाबा मान लीजिए मैं झूठ बोलता हूँ बहुत, हम लोगों को अपने झूठ बोलने में, चाहे हम किसी और से झूठ बोलें, चाहे अंदर में ही झूठ की हैबिट हो, हमको लगता है कि हम झूठ अपने आप को बचाने के लिए बोल रहे हैं, लेकिन वो झूठ बचाने के लिए नहीं बोलते, वो एक तरह का पैटर्न है, वो एक तरह की हैबिट है। जैसे कोई आदमी को जैसे नाखून काटने का नशा है, ऐसे ही झूठ का नशा होता है। ये एक पैटर्न है, और किसका पैटर्न है? सेल्फ कॉन्शियसनेस का। तो हाँ, सेल्फ बॉडी का। जब ईगो बॉडी के साथ मिक्स होकर के बिहेव करती है तब। और फिर मैंने बाद में ये भी देखा, अपने माइंड को देखना कोई मुश्किल काम नहीं है आसान, लेकिन देख क्यों नहीं पाते? क्योंकि ना देखना ज़्यादा आसान है, ना देख करके जो थॉट चल रहा है उसको चलने देना ज़्यादा आसान है। मान लीजिए मैं इलाहाबाद गया, अपने पापा मम्मी के सामने खड़ा हो गया, उन्होंने मुझे वही बात बोली जो आज से 20 साल पहले बोली थी। पागल हो क्या? कोई ऐसी कोई बात जो वो बोलते थे और मैं डर जाता था, और अब तो डर नहीं लगता, बड़ा हो गया हूँ, अब गुस्सा आता है। तो वो गुस्सा करना या वो डरना ज़्यादा आसान है मेरे ब्रेन के लिए, ऑब्जर्व करना इसलिए मुश्किल है। जैसे एक आदमी परेशान है, बहुत परेशान है, और जब भी परेशान होता है वो जाकर के सिगरेट पीता है। तो सिगरेट पी करके अपने परेशानी को ठंडा करना ज़्यादा आसान है बजाय उसको ऑब्जर्व करके ठंडा कर पाना। बचपन में देखा नहीं हम लोग सीढ़ी कैसे उतरते थे? डबल डबल। मैं तो डबल नहीं करता था, मैं तो सीधे 6 कूदता था। अच्छा हाँ हाँ, वो भी करते थे। आपने किया है कभी? तुम आगे करके 6 फिर 6। मैं तो कभी कभी पूरी की पूरी 12 एक साथ कूदने की कोशिश करता था। एक आध बार मोचोच आ गई, वो दूसरी बात है। उसके बाद से 6 करता था, बट 6 करता था यार। और फिर कौन पागल आदमी एक एक स्टेप उतरेगा? लेकिन अब मैं देखता हूं कि एक एक स्टेप उतरने में मैं ज़्यादा मेडिटेटिव हो सकता हूं। जो नया तरीका होगा वो ट्राई करिए, वो आपको ज़्यादा अवेयर बनाएगा। पहले मेरी एनर्जी बचती थी, लेकिन अब मेरी अवेयरनेस इकट्ठा होती है। तो हम लोग क्यों अपने आप को ऑब्जर्व नहीं कर पाते? क्योंकि नहीं ऑब्जर्व करना ज़्यादा आसान है, वो एक शॉर्टर कट है। हस्बैंड वाइफ जब आपस में बात करते हैं ना, उनको लगता होगा कि हम लड़ते बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि प्यार नहीं करते। वो इसलिए ज़्यादा लड़ते हैं क्योंकि लड़ना ज़्यादा आसान है। एक ही टॉपिक पर मेडिटेटिव होकर के बात कर पाना वो एक नया बिल्डिंग बनाने जैसा है। एक नया बिल्डिंग बनता है तो पूरा झंझट है, उसमें नींव खोदनी पड़ती है। इसलिए लोग फ्लैट खरीद लेते हैं शहरों में, घर नहीं बनाते। ऐसे जब आप किसी से ऑब्जर्व करके, जैसे मैं आप लोगों की कोई हरकत है जो मुझे लगता है गलत है, उसके बारे में आपसे बात करनी है, तो मैं उसके ऊपर बहुत घंटों सोचता हूँ, दिन 4 दिन सोचता रहता हूँ। फिर नए नए आइडियाज से थॉट्स लेकर आता हूँ ताकि आपसे शेयर कर सकूँ, कहानियाँ लेकर आऊँगा। फिर वो एग्जाम्पल याद रखूँगा जो आपने उस दिन की थी पिछले हफ्ते, उस हरकत को इकट्ठा करके एकदम खूबसूरत बुफे में सजा करके आपको दूंगा। तब आपको फिर भी उम्मीद नहीं करता आपको समझ में आ जाए। तो ये एक नया तरीका है जो मुश्किल है। और फाइनली मुझे ये भी समझ में आ गया है कि 1000 बार ट्राई करूंगा, लिटरली 1000 बार। अगर मैंने रोज एक बार ट्राई किया तो 1000 बार ट्राई करने का मतलब 3 साल। और मुझे ये मालूम है कि जैसे एक छोटा बच्चा बार बार चलता है, बार बार गिरता है, तब जाके चलना सीखता है, ऐसे ही मुझे 1000 बार नहीं, कम से कम 18,000 बार मुझे अपने आप को देखना होगा, मतलब रोज देखना होगा।
अगर आपने अपने आप को बता दिया आज ट्राई कर रहा हूं, कल से मेरा काम हो जाएगा, तो आप कल फेल हो जाएंगे और दोबारा ट्राई नहीं करेंगे। ये जो कॉन्शियसनेस की खेती होती है माइंड में, कॉस्मिक कॉन्शियसनेस तक पहुंचने की जो तैयारी होती है ना, इट टेक्स सेवरल अटेम्प्ट्स, मल्टीपल अटेम्प्ट्स। इसलिए मैं आपसे कहता हूं जब आप नाखून काटते हैं ना, तो उसके लिए ट्राई टू ब्रिंग इन समथिंग। ऐसे नहीं जाएगा, ये कोई भी हैबिट ऐसे नहीं जाती है, बिकॉज हैबिट पे जाना ज्यादा आसान है। आज के लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज अ मैन दैट इज नॉट गॉड? एक कृष्ण में और एक अर्जुन में डिफरेंस क्या है? एक रमण में और एक वैभव में डिफरेंस क्या है? रमण को चिंता नहीं है, उनकी वीडियो दिखती है। ये कहानी आपने सुनी होगी। नारद ने भगवान विष्णु से कहा, भगवान मुझे समझ में नहीं आता कि ये जो दुनिया है, इसमें जो इल्यूजन है, माया है, आदमी इसके चक्कर में इतना आसानी से फंस कैसे जाता है? कुछ फंसने वाली चीज़ है नहीं यहाँ पर। एक तरफ भगवान है और एक तरफ इल्यूजन है। इल्यूजन तो भगवान के सामने खड़ा ही नहीं हो सकता। तो ये क्या वजह है कि हमारा माइंड, मतलब इंसान का माइंड बार बार फंस जाता है? आदमी को करना क्या है? बस ये काम कर ले कि वो मेन सब्जेक्ट पर अपना दिमाग रखे और वहाँ से ड्रिफ्ट ना करे। मेन सब्जेक्ट मतलब भगवान, आपके ऊपर अपना दिमाग रखे और डिस्ट्रैक्ट ना हो, बस फिर वो फंसेगा ही नहीं। भगवान कहते हैं कृष्ण के एकदम सही कह रहे हो, अगर उनका दिमाग भी तुम्हारी तरह ही फोकस्ड हो तो फंसेगा नहीं कभी भी। खैर आदमी को छोड़ो, उसके रास्ते जाने दो, तुम मेरे लिए थोड़ा सा पानी पिलाओ। नीचे गए और वहाँ से पानी लाने लगे, तो वहाँ पर किम कार्डेशियन मिल गई उनको। नहीं, किम कार्डेशियन नहीं मिली। उस समय खूबसूरत कोई लड़की थी, अप्सरा थी, लेकिन वो फिलोसोफर थी, समझदार थी। उसने बात करना शुरू किया नारद से कि कैसे आदमी फंसता है, ये इल्यूजन में क्या मजबूती है, ये दुनिया में भू भुआ सुआ में क्या स्ट्रेंथ है, क्यों फंसता है। और नारद उसको समझा रहे हैं कि क्यों नहीं फंसता। और उसकी इतनी तर्क, इतनी दलीलें नारद सुनते रहे, फिर वो भूल ही गए उसको समझाना। उसके प्यार में पड़ गए। फिर एज यूजुअल दो प्रेमी क्या करते हैं, शादी कर लेते हैं, फिर बच्चे हो गए उनके, फिर रह रहे थे अपना आराम से। फिर गांव में बारिश हो गई, बहुत ज़ोरों से बारिश हुई, बाढ़ आ गई, उनका बच्चा डूबने लगा, डूब गया, बीवी डूब गई, वहीं बैठ के छाती पीट पीट के रो रहे थे। तब भगवान आए वहाँ, नारद उठो, क्या कर रहे हो? तो बेचारे फंस गए थे, सो रहे थे, वो इल्यूजन में फंस गए थे, ड्रिफ्ट हो गए थे एकदम। क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म चल रही थी, तो कृष्ण कहते हैं, मतलब विष्णु कहते हैं कि देखो तुम तो मुझसे मिल चुके हो, फिर भी तुम भटक गए। तो जो हमने सबसे पहले चैप्टर में देखा था वो था माइंड ड्रिफ्ट। तो हम कब तक ड्रिफ्ट होंगे? जब तक ड्रिफ्ट हो रहे हैं तब तक। जब तक आप सांस ले रहे हैं, जब तक आपके मन में थॉट्स चल रहे हैं, तब तक आप ड्रिफ्ट करते रहेंगे। कैसे पता चलेगा कि आप ड्रिफ्ट नहीं करेंगे? जब आप ड्रिफ्ट नहीं करेंगे, और तभी आपका सेल्फ कॉन्शियसनेस से डिसलॉजिंग होगी। और आज का लास्ट पॉइंट, अगर कोई मुझसे जबरदस्ती पूजा करवा रहा है तो मैं अपने अंदर जाऊंगा पूजा करने के लिए। हमारे साथ कोई जबरदस्ती नहीं करवा पाता। हमारे अंदर में कोई चीज होती है जिसको हम समझ नहीं पाते। कोई कार्मिक लिंक है हमारा उस आदमी के साथ जो हमारे साथ जबरदस्ती करवा रहा है। मन के अंदर जाइए। पूजा मतलब मन के अंदर जाना। आप मंदिर में बैठ के खुशबूदार अगरबत्ती जलाकर या दिया जलाकर अपने मन के अंदर जा पाएं तो अच्छी बात है। तो दोस्तों, मैं चाहता हूं हर एक घर में एक ज़ुनूगी हो, इसलिए आपको ज़ुनूगा बेसिक कोर्स, एडवांस कोर्स ज्वाइन करना चाहिए। बीडीएम में हम सीखते हैं थिंकिंग के बारे में, बायसेस के बारे में और ह्यूरिस्टिक्स के बारे में। किसके बारे में? ह्यूरिस्टिक्स के बारे में। बहुत ही कमाल का सीरीज़ है। और WBX में हम सीखते हैं मनी के बारे में, स्टार्टअप के बारे में और कैसे बिजनेस ग्रो होता है। तो ये व्हाट्सएप का नंबर है, इस पर आप ज्वाइन कर सकते हैं। ज़ेनोवी बनाने के लिए हमको सपोर्ट करें।